नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, इस मुलाकात में हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो यूनिक हो और जिनकी अलग से हट करके छवि हो, जिन्होंने ऐसा काम किया हो जिनको जनता जानना चाहती हो, देखना चाहती हो, सुनना चाहती हो। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के नेता और उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। बहुत संघर्ष किया, एक्सीडेंटल राजनीति है अक्सर आपकी, क्या सीधा सवाल अगर करें तो? नहीं, सही सवाल आपका जी है, एक्सीडेंटली। क्योंकि अगर हम देखें, मेरे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरे परिवार की नहीं रही। जी अचानक राजनीति में, ये सही है, अचानक राजनीति में हो गया। मतलब कभी मन में ये बात नहीं थी कि आप एमएलए बनोगे। जी मतलब लेकिन देखते थे, जब पढ़ते थे तो सहारनपुर में पढ़ते थे, तो मेरा एक दोस्त था, उसके फादर एमएलए थे। तो हम सोचते थे यार ये मेरा दोस्त है और इसके फादर एमएलए हैं। तो जब गाड़ी में बैठ के जाते थे, यार ये उसके फादर हैं। अब लेकिन पता नहीं था भाई, किस्मत जो है मतलब वहां ले जाएगी, फिर मतलब हम लोग भी एमएलए हो जाएंगे। नहीं, एमएलए क्यों हो जाएंगे, मंत्री एमएलए हो गए, मिनिस्टर हो गए। मतलब पहले तो एमएलए हुए हैं, पहले एमएलए हुए हैं, मिनिस्टर सीधा नहीं बन सकता व्यक्ति, एमएलए ही बनेगा। आपकी जन्मभूमि सहारनपुर है। हाँ, आपने कर्म भूमि बनाया मुजफ्फरनगर को। हाँ। नानी के घर रह करके राजनीति शुरू किया आपने। हाँ, मतलब वहां भी रहे जी, ये कैसे किया? अब वो मैं वही बता रहा हूँ, एक हमारे रिश्तेदार थे, उनको टिकट हो गया। जी अब जब रिश्तेदार को टिकट हो जाता है तो भाई उत्सुकता रहती है मन में, भैया रिश्तेदार को टिकट हो गया, चलो उनको चुनाव लड़ाते हैं। तो चुनाव लड़ाने के लिए मुजफ्फरनगर आ गए, घर घर जाके परिचय कराना। फिर वो जो है वो भी एमएलए हो गए फर्स्ट टाइम। एमएलए होने के बाद में फिर उनके साथ हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया। लेकिन उस समय भी दिमाग में ये बात नहीं थी कि भाई हमको इनको बाईपास करके एमएलए बनना। फिर सेकंड टर्म हो गया। जी, आता हूँ उस पर, आपकी राजनीति पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं। जब बसपा की सरकार थी, बसपा 18 महीने बहन जी मुख्यमंत्री रही, फिर सरकार भंग कर दी। हाँ, सरकार भंग हो गई। 17-18 लोग टूट करके चले गए। 40 लोग अलग अलग टुकड़ों में गए थे टूट करके। हाँ। तो उसमें जिनको आप प्रमोट कर रहे थे, उमा किरण नगर में, सही नाम लूं तो? हाँ, उनका नाम वही था। वो अकेली दलित महिला थी जो समाजवादी में गई थी। अच्छा, बसपा में आप लंबे समय तक रहे? हाँ, लंबे समय, 15 साल आप लंबे समय तक वहां पर रहे। 15 साल मैंने काम किया, बहन जी के साथ में काम किया। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा जी, बहुत अच्छी नेता। लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत नजर आती है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा नहीं, बहुत सम्मान दिया। जी 15 साल आप हाँ, 15 वहाँ पर। वो स्वर्णिम युग भी देखा बहुजन समाज पार्टी का, जिस समय आप विधायक हुए पहली बार 2007 में। 2009 में स्वर्णिम युग था बसपा का, जहां तक मुझे लगता है। पूर्ण बहुमत की सरकार, 206 विधायक, 40 सांसद करीब, और प्रधानमंत्री बनने की ओर बहन जी अग्रसर थी। लेकिन उसके बाद जो अवसान हुआ, जो गिरावट हुई 2014 के बाद से, दो बार ये कहा गया हाथी ने अंडा दिया। अफसोस होता है? बिल्कुल अफसोस होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मान्यवर काशीराम जी की विचार बहुजन समाज पार्टी में निहित रहे, तब तक तो बहुजन समाज पार्टी सही चलती रही। और आज बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम के विचारों को बिल्कुल छोड़ चुकी, अपनी पॉलिसी पे, अपनी नीतियों पे बहन जी चल रही है। अब उस हिसाब से पार्टी के पास आज ना नेता है, ना कार्यकर्ता है। किसी भी पार्टी के आइडियोलॉजी को, विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए नेता और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। आज वो वहाँ है नहीं, अभाव उन सब चीजों का, तो पार्टी बढ़ ही नहीं सकती। कैसे बढ़ेगी? कहते हैं कि पहले मंडल और कमंडल की लड़ाई थी। जी, 1989 के बाद से एक मंडल और कमंडल की लड़ाई, मंदिर का मामला था, दूसरी तरफ मंडल की लड़ाई चल रही थी। लेकिन वर्तमान युग में इस युद्ध ने नया रूप ले लिया है। एक और सनातन है, दूसरी ओर पीडीए है। तो पीडीए को अगर हम मंडल मान लें, तो सनातन को हम कमंडल मान सकते हैं क्या? और मोदी जी ने जो काम किया, वो कमंडल में मंडल को पूरा समाहित कर दिया, यानी कि दलित पिछड़ों सबको एक साथ ला करके 3 बार लगातार सरकार बनाई। देखो, मुझे लगता है कि कमंडल और सनातन का जो भेद है जी, उसमें जो डिफरेंस करने की कोशिश करता है विपक्ष जरूर कर रहा होगा। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कमंडल की और सनातन की राजनीति है। लेकिन अगर हम देखें आज इस एनडीए की सरकार सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन बिना धार्मिक भेदभाव के, बिना जातीय भेदभाव के होता है।
तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, ये विपक्ष के मुद्दे हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो बहन जी ने की आपकी नजर में, जिसकी वजह से ये पतन हुआ? अब वो कुछ बातें हैं, जी आप समझ सकते हो, कुछ अंदरूनी बातें हैं। अच्छा कोई वो बात नहीं। आप जवाब नहीं है नहीं दे कहना। रहे, आप नहीं दे वो आप समझदारों के लिए सारा काफी, सब समझ जाएंगे, जो इस इंटरव्यू देखेंगे वो सब समझ जाएंगे क्या कारण है। बहुजन समाज पार्टी में जितने लोग रहे और जिनको लात मार के बाहर किया गया, वो जो भी मेरी बात को सुनेंगे वो सब भली भांति जानते हैं, नीचे तक लोग जानते हैं कि कारण क्या है बहुजन समाज पार्टी के पतन का। आपकी राजनीति पर आते हैं। आपने 2007 में आपको टिकट मिला, पहली बार टिकट मिला और पहली बार में आपने सिक्सर मारा, छक्का मारा और आप विधानसभा पहुंच गए। बहुजन समाज पार्टी की पहली बार बहुमत की सरकार बनी जी। 2012 में भी जब अखिलेश की या समाजवादी पार्टी की लहर थी तो भी आप विधायक बने। हाँ, मेरा टिकट तब भी कट गया था एक बार। 3 बार पहले कटा जब मैं शुरू में मिलने बना। जी जी। और जब फिर मैं 12 के चुनाव में जब हम लोग जाने वाले थे 2011 में, बहन जी ने मेरा फिर टिकट काट दिया लोगों की शिकायत पे। लेकिन लास्ट टाइम पे फिर मेरे को दिया। जो शिकायत करने वाले लोग थे वो सब हार गए और मैं दोबारा फिर जीत गया था अकेला। तब मुजफ्फरनगर में 4 MLA थे, फिर मैं अकेला जीत के आया था। खैर आगे बढ़ते हैं। आप फिर लंबे समय तक सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन चला, करीब 9 साल तक चला। अजीत वो जयंत जी और अखिलेश जी की जोड़ी बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार जोड़ी मानी जा रही थी। क्या कारण थे कि दोनों अलग अलग हो गए? देखो, ज्यादा क्या कारण है तो हमारा नेतृत्व बता सकता है जी। लेकिन जो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जो सम्मान देना चाहिए था वो शायद वो दे नहीं रहे थे। मान लो जब जो अलग हुए, जो खबरें हम लोगों को मिली भाई, मान लो वो 7 सीटें पर बातें हो रही थी, भाई 7 सीट हम आप लोग MPs में दे रहे हैं जी, लेकिन वो कैंडिडेट भी अपने ही दे रहे थे। भाई अगर राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता को यदि ये बात महसूस हो जाएगी जी। कि भाई जिस पार्टी से गठबंधन है हमारा, बड़ी पार्टी से, वो प्रत्याशी भी अपने ही देंगे, मतलब ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? तो हमारे लिए सवाल था ना खड़ा, बड़ा सवाल था। चलो मान लो हम लोग भी मान लो जो है, मान लो उस समय समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहे, जब सपा लोकदल का गठबंधन था, हम लोग भी सपा से लोकदल में गए थे, लेकिन उस समय की स्थिति अलग थी। उस समय पार्टी की बागडोर जो है चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद में चौधरी जयंत जी ने संभाली थी। उस टाइम पार्टी बिल्कुल 0 पे थी। जी। लेकिन उसके बाद तो हम लोग 9 MLA हो गए, राज्यसभा में जो साहब चले गए थे, पार्टी स्टैंड कर गई थी। कार्यकर्ताओं की भावना, कार्यकर्ताओं का मतलब जो है काफी मनोबल ऊंचा हो गया था और उम्मीद करने लगा कार्यकर्ता, भाई हमारी पार्टी खड़ी हो गई, अब हम लोगों को मिलेगा। तो ऐसे समय में अगर मान लो सब चीज इम्पोर्ट हो तो मेरे हिसाब से वो तो ये आप बड़ी अजीब सी बात बता रहे हैं कि मतलब 9 सीट दी गई लेकिन बता दें कि 7 सीट दी गई और बता रहे हैं कि कैंडिडेट हम ही देंगे 5 सीटों पे। अरे ये कैसे चलता काम? नहीं चल सकता ना। ये तो भाई जो पार्टी कार्यकर्ता फिर वो कहाँ जाएंगे बताओ? बिल्कुल ठीक बात है। वो तो फिर उनके दिमाग में उनका तो एक तरह हरेसमेंट हो जाएगा, उनका तो मनोबल गिर जाएगा, यार भाई हमें तो मिलना ही नहीं कुछ भी। लेकिन तो काम नहीं करेगा। अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमने इतना कुछ दिया, जैन जी को राज्यसभा भेजा। ऐसा नहीं है, मान लो राष्ट्रीय लोकदल ने भी दिया, बगैर राष्ट्रीय लोकदल के इस बार चुनाव लड़ेंगे 2027 में, तो उनको पता लग जाएगा इस बात का। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग कह सकते हैं, वैसे तो पूरे प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। 2022 में आपने चुनाव लड़ा, फिर से जीत हासिल की, तीसरी बार विधायक बने और 24 में आपको मंत्री बनाया गया। पहली बार आप मंत्री बने, आपने कभी सोचा था सपने में भी कि आप मंत्री बनेंगे? आपने सपने में विधायक बनने में सोचा था? मैंने सपने में भी सोचा था कि आप MLA हो जाओगे। 3 बार विधायक हो गए। विधायक बनने के बाद में वैसे मैं ये नहीं समझ रहा था, मान लो NDA में चौधरी साहब शामिल हो गए थे और उत्तर प्रदेश सरकार में किसी न किसी एक मिनिस्टर को शामिल होना, चर्चा तो ये थी कि 2 बनेंगे मिनिस्टर, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की बनेंगे। तो उसमें जब वो चल रही थी प्रक्रिया कि भाई 2 मिनिस्टर राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होंगे, तो हर विधायक कोशिश करता है कि भाई मेरा भी नंबर आ जाए। बिल्कुल। तो सभी विधायक अप्रोच कर रहे थे आप अपने हाईकमान को, भाई हम लोग भी कर रहे थे। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि भाई मेरे दिमाग में बात थी कि जो है कि कैबिनेट तो शायद कहीं उड़ जाएगा, लेकिन राज्य मंत्री के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जी आप दलित समाज के व्यक्ति को दोगे तो उसका मैसेज समाज में अच्छा जाएगा। लेकिन फिर वो ऐसा हुआ कि एक मिनिस्टर बनना था, तो साहब कहा कि आप फिर आप कैबिनेट ले रहे हैं हम आपका, और कैबिनेट में आप नाम दो।
सो साहब ने नाम दिया अनिल कुमार का, जबकि मेरा नाम कहीं मीडिया की लाइमलाइट में नहीं था बिल्कुल भी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उस विचारधारा का परिचायक है जिस विचारधारा पे राष्ट्रीय लोकदल चलता है। एक सवाल यहाँ पर यह है कि इतने विधायक थे, हाँ, सब काबिल सब थे, कोशिश कर रहे थे, सब काबिल थे, कोई बनता कोई काम करता, लेकिन आपको मंत्री बनाया गया, वो भी कैबिनेट मंत्री। क्या इसके पीछे आपकी ईमानदारी, जो आपने जहां जहां आपको काम सौंपा गया आपने उसको पूरा करके दिया, वो ईमानदारी काम आई? वो सबको करना चाहिए। वो अनिल कुमार भी करता है जी। वो सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जिस पार्टी में रहते हैं वहां ईमानदारी निष्ठा से काम करना चाहिए। और मेरी तो देखो सीधा सवाल, वो खून में अपना गद्दारी नहीं है। नहीं, वो क्या जहाँ रहते हो अपना काम करो भाई, जहाँ नेता ने ड्यूटी लगा दी वहां ईमानदारी निष्ठा से काम करो। अच्छा, वो आप क्या मानते, वो क्या कारण थे जो आप ही को चुना? मैं उस बात को ये कारण नहीं मानता कि वही कारण रहा होगा। जैन जी मंत्री हैं केंद्र के, आप मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने ठीक कर दिया है? अच्छा रहेगा रिजल्ट, अच्छा रहेगा ना? आपको अच्छा रहेगा। किसानों की राजनीति, आपकी जो पार्टी है उसने हमेशा से किसानों की राजनीति की है, और इस समय जो राजनीति चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, उससे इतर कैसे राजनीति कर पाएंगे? नहीं देखो, किसान सरकार कोई भी रही हो उसकी प्राथमिकता में किसान रहता है, कुछ की जबान पर रहता है, कुछ सभी नीतियों कुछ पॉलिसी को धरातल पे उतारते हैं। राष्ट्रीय लोकदल विशेषकर किसान की बात करता है, शुरू से किसान की बात करता है। किसान को अगर इस देश में जनगणना किसी ने काम करा तो चौधरी चरण सिंह ने किया। चौधरी चरण सिंह जी को ही इसीलिए किसान मसीहा कहा जाता है। जब भी कहीं ये सवाल आता है कि किसान मसीहा कौन है तो उसमें चौधरी नाम निकल कर आता है, चौधरी चरण सिंह का। एक सवाल है, चौधरी अजीत सिंह नेता थे आपके, और वो बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते थे, मिलते थे। हमने भी कई बार उनका इंटरव्यू किया, लखनऊ में भी कई बार उनका इंटरव्यू किया, लेकिन जैन जी थोड़ा दूरी बना करके चलते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सब पहले से मिलते थे। अब जब से मिनिस्टर बने हैं तभी रेगुलर सुबह ही मेरे ख्याल 10 साढ़े 10 बजे निकलते हैं जब ऑफिस से, हो तो सबसे मिलते जाते हैं। लखनऊ आना कम होता है उनका? लखनऊ भी आते रहते हैं। चलिए, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिम्मा दिया गया, कैबिनेट मंत्री का वो ओहदा है आपके पास में, बड़ा विभाग है, क्योंकि आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करना देश में एक अलग तरह की बात है। लेकिन अगर हम ग्लोबली इसको देखें तो जितनी तेजी से इसने तरक्की की है कि आज मिसाइल की बात कर लें, एआई की बात कर लें, उसका कोई सानी नहीं है। क्या कर रहा है आपका विभाग इन सब चीजों को लेकर? ये सही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जी। और यदि हम ये बात करें कि ये महत्वपूर्ण विभाग है जी, और इसका अटैचमेंट सभी विभागों के साथ है। बिल्कुल। कोई भी आप कार्य करेंगे और किसी प्लेटफॉर्म पे किसी भी क्षेत्र में जाकर करेंगे, अगर आप उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो उस काम में आपकी स्पीड भी आएगी। यही है टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें बेहतर रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं। बिना एआई के बिना टेक्नोलॉजी, आजकल डिजिटल जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भाई 2047 तक हमारा प्रदेश विकसित हो। अगर देश को विकसित करना तो सबसे बड़ा प्रदेश है, बिल्कुल 1 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो, तो उसके लिए भी हम लोगों को हमारा एक बड़ा रोल हो सकता है। और हम लोग इस विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपने काम को, ताकि जो है प्रदेश के अनेकों कार्यक्रमों को सही तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकें। जी, आप गुजरात गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात को का रोल मॉडल पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के उनकी प्रदर्शनी को देखा, काफी सारी, क्या सीखा वहां से और उसको कैसे यूपी में इम्प्लीमेंट किया? वहाँ हम लोग गए थे 3-4 दिन के दौरे पर, पूरी हमारी टीम गई थी। वहाँ एक साइंस यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, उसका हमने 2 दिन का दौरा किया है। और वहाँ एक देखने को मिला कि जब प्रधानमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री थे जी, तो वो उस यूनिवर्सिटी में जाकर बैठते थे। छोटी छोटी बातों को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग विभागों में, वो सारे आइडियाज वहीं देते थे। और वहीं से जो है वो सारे आइडियाज निकल कर
दूसरे भागों में पहुंचते हैं। मतलब उन्होंने अच्छा इस्तेमाल जो है इसका किया है। यूपी में उसको कितना इम्प्लीमेंट किया और कैसे किया? हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो है हम उसमें उसको बढ़ा रहे हैं, जितना भी हम लोग उसमें कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मान लो इतना काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम जब से मेरे पास ये विभाग आया तो हमने से कुछ आगे बढ़ाया, काफी कुछ आगे बढ़ाया इसमें, काफी योजना इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश की है हमने। आपने टेक्नोलॉजी पार्क वहां पर देखा, क्या उत्तर प्रदेश में कोई टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं आप? हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग एक स्पेस पार्क जो है लखनऊ के अंदर बनाए, जिसकी हम लोग जमीन भी तलाश करें। मुख्यमंत्री से भी उसका डिस्कशन हुआ है, शुभांशु शुक्ला जी जो हमारे थे उनसे भी डिस्कशन हुआ है, उनके कोऑर्डिनेशन में वो काम चल रहा है। उनके नाम से हमने फेलोशिप भी हमने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बार। तो कई चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं और नक्षत्र सालों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, जहां तक मुझे जानकारी है कि चक गजरिया फार्म में जमीन की तलाश पूरी शायद हो गई है वहां पर। हाँ, वो LDA से हम लोग जमीन ले रहे हैं उसमें। जी हाँ, उसमें बढ़ा रहे हैं, वो स्पेस पार्क और टेक्निकल मिला के उसको पार्क को ऐसा बनाएंगे ताकि एक अच्छा संदेश जो है उसमें जनमानस में जाए। नक्षत्रशाला की बात कर लेते हैं। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम है, आपने उसका रिनोवेशन किया, बहुत शानदार चल रहा है इस समय। लेकिन बाकी हम रामपुर की बात करें वो एकदम डंप पड़ा हुआ है। हाँ, वो गोरखपुर की बात करें जी, तो क्या इसके उत्थान के लिए कुछ काम करें? रामपुर वाला भी इस साल हम स्टार्ट कर देंगे जी। तो वहाँ अधिक पानी आ गया था, थोड़ा सा पानी आने के कारण जो है वो बंद हो गया था, नहीं वो स्टार्ट था 2023 तक वो चला है। जी। तो मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के लिए गया था और उसकी DPR सब तैयार होगी। इस साल हम कोशिश करेंगे उस साल रामपुर वाला स्टार्ट हो जाए। और गोरखपुर में 80 के दशक में वीर बहादुर सिंह जी ने नक्षत्रशाला वहाँ बनवाई थी जी। वो पुरानी नक्षत्रशाला थी, टाइम अबार्ड हो रखा था उसका, तो अब उसका हम मॉडिफिकेशन हम लोगों ने करा है जी। अगले महीने वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा वहाँ से हम लोगों ने साइंस पार्क, विज्ञान पार्क भी हम लोग वहीं बराबर में ले रहे हैं, काफी जगह उसमें है। और मुख्यमंत्री जी ने वो जो उनके मुख्यमंत्री जी के हमारे गुरुजी हैं अवैधनाथ जी, उनके नाम से वो विज्ञान पार्क बन रहा है। वो भी मुझे लगता है कि सितंबर तक कंप्लीट, सितंबर के बाद में हम लोग जो है उसे समर्पित कर देंगे वहाँ की जनता को। मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने मुरादाबाद में भी लिया है, बरेली में भी हम लोगों ने लिया है, वहाँ बना रहे हैं। युवाओं को आप कैसे इससे जोड़ रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें आए? क्योंकि जिस तरह से धर्म की राजनीति चल रही है तो दरदार है, लेकिन युवा जब तक टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं होंगे, जब तक वो वैज्ञानिक सोच नहीं आएगी, तो वो देश और ना युवा तरक्की कर पाएगा ना देश तरक्की कर पाएगा। देखो उसके लिए लगातार जो है ना, वैसे तो जनपद स्तर पे कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी भी लगती हैं और हमारी वर्कशॉप भी चलती रहती है। युवाओं के लिए क्या कुछ खास फेलोशिप वगैरह भी हम लोग देते हैं। जो बच्चे जो हैं साइंस से जुड़े बच्चे हैं उनको फेलोशिप भी हम लोग देते हैं, कुछ लिमिटेड बच्चों को, उसकी संख्या भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। और BTech से जुड़े छात्र हैं उनको फेलोशिप देते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग जो है कोशिश करते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो कृषि की हैं, चिकित्सा की हैं या कोई और हैं, जो हमारे यहाँ जो है प्रोजेक्ट सबमिट करती हैं, ऑनलाइन सबमिट होता है, उसका परीक्षण हम लोग कराते हैं। उसमें भी हम जो है प्रोजेक्ट्स के लिए जो है कुछ पैसा उनको देते हैं। AI को बढ़ाने के लिए क्या करें, क्योंकि ये AI का जमाना है, AI युग है ये। AI को बढ़ाने के लिए भी हम लोग जो है मतलब कर तो रहे हैं, उसके लिए भी जी लगातार उसके लिए भी कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। जब वर्कशॉप होती है तो उसमें एक सब्जेक्ट वो भी रहता है, AI वाला भी। आपके पास में रिमोट सेंसिंग है, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है वो सेंटर, जिसमें मैपिंग का काम किया जाता है कि कैसे किसान की जमीन की मैपिंग होती है, बाकी चीजों की मैपिंग होती है। क्या बदलाव किए हैं आपने इधर? बहुत सारे कार्यक्रम तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से चल रहे थे विभाग में, लेकिन इसमें मान लो कृषि को लेकर एक हम लोग काफी इसमें काम कर रहे हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्षा यह है कि वैसे जैसे जो बिजली कड़कती है उसका हमें पहले अलर्ट हो जाए, उस पर भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं। काफी किसान मर जाते हैं मतलब बिजली का पता लग जाए कि यहाँ बिजली कड़कने वाले, बिजली गिरने वाले हैं, तो अगर वो पहले उसका अलार्मिंग हो जाए तो हम संबंधित विभाग को अलार्म कर दें कि भाई यहाँ ऐसा होने वाला है, तो सावधान हो जाते हैं। तो उससे घटनाएं, तो मुख्यमंत्री जी ये बहुत बड़ी बात है। इस पर भी मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं और इस पर भी हमारा विभाग काम कर रहा है। इसमें इसरो से भी हमारी वार्ता चल रही है, इसमें
शुभांशु शुक्ला जी का भी इसमें काफी एडवाइस हम लोग ले रहे हैं। बड़ी बात है कि आप शानदार काम को, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर जो है आप टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आइंदा आप क्या करने जा रहे हैं इसमें, अगर आप बता सकें कि अगले साल तक हम ये चीजें अचीव कर लेंगे? कोशिश तो यही है कि भाई अधिक से अधिक हम लोग इस सेक्टर में काम करें, क्योंकि विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ काम आगे बढ़ नहीं सकता जी। और ये ऐसा फॉर्मूला है, यदि इस फॉर्मूला को लगाओगे तो आप कामयाब होंगे। चलिए वापस सभी कामयाब होंगे। जी। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक अगर हमें देश को विकसित बनाना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। जी। चलिए वापस राजनीति की तरफ आते हैं। आपके खिलाफ वारंट जारी हो गया। वारंट किस चीज का? आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ, आपने कोविड काल में प्रदर्शन किया। नहीं, प्रदर्शन नहीं चुनाव चुनाव के समय में जो है ना मुकदमे लिखा जाता है आचार संहिता के, पता भी नहीं लगता उनका कि किसके खिलाफ चुनाव कौन सा, वो मुकदमा कौन सा लिखा गया। पुलिस में चार्जशीट भेज दी थी चुपचाप। अब वो एक मुकदमा 2022 में हमारे खिलाफ भी कायम हो गया था। वो तो कुछ बहुत छोटी बात है, पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ होते रहते हैं। दरोगा जी को भी, पुलिस को भी अपनी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। आयोग को दिखाना पड़ता है कि हमने इतने प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमे कायम किए जिन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करा। चलिए 2027 का चुनाव एकदम आसान है, एकदम सामने ही है। आपकी पार्टी गठबंधन किससे करेगी? क्या ऑप्शन खुले हुए हैं या? हमारा तो गठबंधन है ही। अच्छा। एनडीए के साथ में हम लोग हैं, एनडीए के साथ ही। कहते हैं राजनीति में एक खिड़की खुली रखनी चाहिए। अब वो तो संभावना तो हर चीज की रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम 100% क्लीन स्वीप करेंगे। अखिलेश जी हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि तो पिछली बार 22 में भर रहे कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर ही हैं और हम लोग मेहमान को बहुत अच्छी तरीके से विदा करते हैं। पिछली बार 24 घंटे काम किया था अखिलेश जी ने, 24 घंटे। मैं नहीं कह रहा, मेहनत की थी उन्होंने। पिछली बार 24 घंटे हम लोग उनके साथ थे कि लोग जो है 4 बजे तक खड़े थे, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिला। तो भीड़ करना अलग चीज है। मान लो रैली हुई कल वहां दादरी में 140 विधानसभा की रैली थी, वापस समझ लो आप 140 की, लेकिन भीड़ तो ठीक थी वहां पर। मैंने कहा 1,000 आदमी अगर आगे होंगे तो 1,40,000 हो गए। जबकि 1,40,000 की संख्या वहां थे नहीं, लेकिन 1,000 आदमी को निकालना बड़ी बात है क्या एक विधानसभा से? आपकी पुरानी पार्टी, हालांकि सपा में भी आप 2 साल तक रहे, लेकिन हम उससे पुरानी पार्टी की तरफ चलते हैं। बहन जी भी हुंकार भर रही हैं, कह रही हैं कि एक बार फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनेगी। लड़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जमीन पर उतर कर बहुजन समाज पार्टी को मेहनत करनी चाहिए। अच्छा है, मान लो क्या दिक्कत है, उनको भी मेहनत करें भाई। बहन जी को देखो, आज के राजनीतिक परिवेश जो है उसी परिवेश में ढलना पड़ेगा। यदि आपको सामने वाले से टकराना है तो ऐसा ही बनना पड़ेगा। कांग्रेस को किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने भी 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया था, 1 लोकसभा से बढ़कर के 6 लोकसभा की सीटें हो गई थी और 2027 की रणनीति अभी से बना ली उन्होंने और लगातार यहाँ मेहनत भी कर रहे हैं। देखो, मुझे लगता है कि ये जो हमारा विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवाद में, इन्हें नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी। देश की जनता पॉजिटिव राजनीति चाहती है। हम लोग सत्ता में हैं, आलोचना आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब विपक्ष जो है एक आईने के रूप में काम करता है, तो अच्छे सुझाव भी देने चाहिए। मुझे लगता है जनता ऐसा पसंद करती है। 2027 के चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश करेगी? अधिक से अधिक पर करेंगे। बाकी तो दोनों पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठकर बात करें। हमारी तो कोशिश ये रहेगी अधिक से अधिक सीटों पर हम लड़ें। और मैं मतलब मेरी अपनी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा मन दिखाकर राष्ट्रीय लोकदल की हिस्सेदारी ठीक ठाक रखनी चाहिए। जितनी बड़ी हिस्सेदारी राष्ट्रीय लोकदल की होगी उतनी ही बड़ी जीत पश्चिम उत्तर प्रदेश की होगी। चलिए, वक्त इतने की ही इजाजत देता है हमें। चलते चलते आखिरी सवाल कर लेते हैं। हमारे युवा बाकी चीजों को छोड़ करके नवाचार में कैसे आए, एआई को कैसे अडॉप्ट करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे सीखें, वैज्ञानिकता की ओर कैसे जाएं, इसके लिए आप हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मेरा तो सभी अपने युवा साथियों यही कहना है भाई, एक माँ बाप से भी कहना है कि जो बच्चा आपका जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको उसी की तरफ ले जाना चाहिए। कोई बच्चा हमारा वैज्ञानिक बनना चाहता हो तो माँ बाप को उसको वैज्ञानिक की तरफ को ले जाना चाहिए। कोई
सामाजिक फील्ड में जाना चाहता है, कोई राजनीतिक में जाना चाहता है, कोई एमबीबीएस बनना चाहता है, उसे उस तरफ लेना। मुझे लगता है कि हम लोग फिर अच्छा कर सकते हैं। जी। वो अपने उस क्षेत्र में भी अच्छा कर सकता है जिस तरह के क्षेत्र के विषय में सोचता है, और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे तमाम सभी युवा साथियों को आगे बढ़ना चाहिए, नई सोच के साथ बढ़ना चाहिए, नवाचार के साथ बढ़ना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। डिजिटल रूप से, टेक्निकल रूप से हम हमारे सभी युवा आगे बढ़े, हमारी तो शुभकामनाएं हैं। और सरकार जो है अनेकों प्लेटफॉर्म पे हमारे तमाम सभी युवा साथियों के लिए काम भी कर रही है। आज पब्लिक सेक्टर में भी बड़ी नौकरियां जो है पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से ज्यादा दी गई हैं। प्राइवेट सेक्टर को काफी बढ़ावा भी मिला है, बड़ा निवेश भी उत्तर प्रदेश में आया है, उसके माध्यम से भी हमारे युवा साथियों को नौकरियां मिली हैं। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो हमारे साथियों को जो है निराश के भाव छोड़ के आशा के साथ में जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक सवाल ये है कि 2027 के चुनाव में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी कितनी सीटें आएंगी और टोटल एनडीए की कितनी सीटें आएंगी, कितनी पर जीत दर्ज करेंगे? पूरे ही एनडीए का स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा, 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 80% से ज्यादा, क्या माने 350? बिल्कुल 300 प्लस ही रहेंगे, देख लेना। 300 प्लस। 2017 में 325 थी। हाँ, तो वही जाएंगे इस बार हम। कैसे इतना बड़ा आप दावा कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखो जमीन पे स्थिति यही है ना। जमीन पे स्थिति कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहते रहे, भीड़ इकट्ठा करना अलग बात है, उनको वोट में परिवर्तित करना अलग चीज है। हम लोग जमीन पर रहते हैं, मैं जमीन की स्थिति बता रहा हूँ आपको बात। मैं 24 घंटे क्षेत्र में रहता हूँ। थोड़ी बहुत देखो नाराजगी होती है जी। जब आप सत्ता में रहोगे तो आप सबके काम नहीं कर सकते, किसी की सरकार हो। आज विपक्ष वाले ये कहते हो कि हम तो जो है बिल्कुल सब काम फिट कर देंगे, हमारी सरकार आ गई। भाई आप सरकार में आप 4 बार पहले भी रहे, तब आपने फिट क्यों नहीं किया? तो ये होता है। लेकिन यदि आप लोगों के बीच में अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज को लेके जाओगे, जो आपने काम किए हैं उन्हें लेकर जाना चाहिए। और हमारे नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, अब सभी बातों को लेकर, सभी चीजों को लेकर हम लोग जमीन पर उतर रहे हैं। किसान के लिए जो किया है सरकार ने, भी गन्ने का रेट बढ़ाया है 400 रुपए। लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई किसान की। देखो ऐसा नहीं है, आय दोगुनी हमने जो है, जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, तब हमने तब भी देखा किसानों कैसी स्थिति रहती थी, और आज की स्थिति भी देखते हैं। बाकी तो देखो उम्मीद तो आदमी रखता है, किसान हो, युवा हो, सब उम्मीद रखता है, वो बढ़ने की उम्मीद रखता है। वो अगर वो कहेगा भाई मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे अब कुछ जरूरत नहीं है, तो फिर तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। चलिए, बहुत वक्त कितने की जरूरत है, तो बहुत शुक्रिया ठीक है जी, ठीक है बात करने के लिए। तो ये है अनिल कुमार जी, जो बता रहे हैं कि 2027 के चुनाव में विपक्ष भीड़ तो जुटा लेता है, लेकिन यथार्थ रूप से वो वोटों में तब्दील नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लोग जमीन पर काम नहीं करते हैं, उनको जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा। और उनका दावा है कि 2027 में एक बार फिर से 2017 के बराबर सीटें आएंगी, और ये इसलिए आएंगी क्योंकि एनडीए का जो कुनबा है वो धरातल पर उतर के काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, नौजवानों के लिए काम कर रहा है, बाकी सभी वर्गों के लिए काम कर रहा है। इसलिए तीसरी बार सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में कोई रोक नहीं पाएगा। आप हमें दीजिए इजाजत, हमारी टीम के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।